जैसे कि हमें पता है कि ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क बॉडी में होता है, इसी तरह जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका भी पूरा नेटवर्क होता है। जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ये सारा बेसिकली हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है, तो ये बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। अभी हम वन बाय वन लिम्फेटिक सिस्टम को डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में और फिर उसको स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। The cells of the body are bathed in interstitial tissue fluid which leaks constantly out of the bloodstream through the permeable walls of blood capillaries. ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से हमें पता है पोर्स वगैरह होते हैं, पोर्स होते हैं तो यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता रहता है हर टाइम। उस जो बाहर फ्लूइड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और एक फ्लूइड हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये वो होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, ज़्यादातर इसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो जो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और जो दूसरा फ्लूइड है जो ब्लड से कैपिलरीज से बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज़ देयरफॉर वेरी सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज से ही फ्लूइड बाहर आ रहा है तो ये ब्लड प्लाज्मा की तरह इसकी कंपोजिशन होती है। सम टिश्यू फ्लूइड रिटर्न्स टू द कैपिलरीज एट देयर वेनस एंड and the remainder diffuses through the more permeable walls of the lymph capillaries forming lymph. Lymph passes through vessels of increasing size and a very number of lymph nodes before returning to the blood. अब होता यूँ है कि हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज से फिर आर्टेरियोल होते हैं, उसके बाद कैपिलरीज आती हैं। तो कैपिलरीज में हमने पढ़ा था कि फ्लूइड एक्सचेंज होता है, तो फ्लूइड यहाँ से बाहर जाता है और फिर वही फ्लूइड वहाँ से वीनस एंड में वापस आ जाता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होती है और वो दोबारा फिर हार्ट की तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पास चैनल था। अब जो फ्लूइड यहाँ से निकलता है ब्लड कैपिलरीज से तकरीबन 24 लीटर निकलता है इन वन डे। वापस कितना आता है, 21 लीटर। 3 लीटर इधर ही रह जाता है टिश्यूज़ के अंदर ही। अब अगर वो 3 लीटर टिश्यूज़ में ही पड़ा रहता तो टिश्यूज़ तो आपके स्वेल अप हो जाते, हार्ट आपका फेल हो जाता क्योंकि फ्लूइड की कमी हो जाती। तो इस वजह से यहाँ पे नेचुरली एक लिम्फेटिक सिस्टम बना दिया गया। उसमें क्या हुआ कि जो बाहर फ्लूइड निकलेगा वो यहाँ से इंटर हो जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में, और जब वो यही जो बाहर फ्लूइड है जब लिम्फ कैपिलरीज में आ जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस फ्लूइड को लिम्फ। लिम्फ कैपिलरीज का फिर क्या काम होगा, ये आगे लिम्फ वेसल बना देगा, उसके बाद लिम्फ नोड्स आएंगी, उस सिस्टम से घूम फिर के ये जो फ्लूइड है दोबारा हार्ट में दाखिल हो जाएगा। तो मेन काम जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड सेल्स के अंदर ही रह जाए उसको ये ड्रेन करके वापस हार्ट तक पहुंचाता है। यहाँ पे भी ये चीज़ दिखाई जा रही है कि ये जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस वगैरह यहाँ पे जब हो रहा है तो यहीं से जो एक्सेस फ्लूइड होगा जो यहाँ वेनस एंड से वापस नहीं जा सकेगा वो किधर चला जाएगा, लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज मिल के हमारे पास बड़ी वेसल बनाती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स के बाद फिर एक लिम्फ नोड आता है जो बेसिकली चेक करता है कि इस फ्लूइड में कोई हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स या कोई बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं हो तो उन्हें यहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये फिर आगे जाके थोरेसिक डक्ट बनती है, थोरेसिक डक्ट से दोबारा हार्ट में इंटर हो जाता है। तो ये इसका पूरा पाथवे है। ब्लड वेसल से ये कैपिलरी से जो फ्लूइड निकला लिम्फ कैपिलरीज में गया, फिर लिम्फेटिक वेसल्स बनी, फिर लिम्फ नोड, फिर कलेक्टिंग डक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, थोरेसिक डक्ट, और उसके थ्रू ये हार्ट में दोबारा फ्लूइड जो था इंटर हो गया। और लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं इनके अंदर भी वॉल्व्स होते हैं जैसे हमने वेन्स में पढ़े थे, जिनका काम क्या होता है कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो इसी तरह आगे जाता जाए, वापस बैक फ्लो ना हो, वन वे फ्लो फ्लूइड के लिए ये वॉल्व्स इसमें लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। सर वो जी जी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बारे में बता दें। अच्छा वो जो अभी अपनी डेफिनेशन बताई थी ना उनकी दोनों में अच्छा वो मैंने ये बताया हमारे पास 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। एक हमारे पास है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपको एक सेल का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें हम यूँ कहते हैं ना कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर फिर हमारे पास वो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो इन ऑर्गेनेलीज के बाहर जो हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, वो फ्लूइड बेसिकली हमारे पास कौन सा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और फिर जो ब्लड कैपिलरीज से जो बाहर फ्लूइड निकल रहा होता है, जो इन सेल्स के अराउंड होता है, या ये समझ लें कि सेल्स इसके अंदर डूबे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा है, जो ब्लड कैपिलरीज से निकला। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, जो सेल की अपनी बाउंड्री के अंदर अंदर फ्लूइड होता है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक हो गया। तो ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली पर्पस क्या है और ये किस तरह वापस लेके जाता है फ्लूइड को हार्ट की तरफ। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिवाइड किस में किया है, हमारे पास लिम्फ आता है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स आ जाएंगे, सेप्लिन एंड थाइमस, डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू आ जाएंगे, टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, या फिर बोन मैरो। अभी हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिम्फ। Lymph is a clear watery fluid similar in composition to plasma with the important exception of plasma proteins and identical in composition to interstitial fluid। ये जो interstitial fluid था बेसिकली ये जो fluid का वो पोर्शन जो lymph capillaries में इंटर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, lymph। और इसकी कंपोजिशन प्लाज्मा जैसी होती है क्योंकि फ्लूइड आ ही रहा होता है प्लाज्मा में से, और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमूमन कैपिलरी से बाहर नहीं आती, उनका साइज़ बड़ा होता है, तो इस वजह से लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन्स इसकी कंपोजिशन में नहीं होंगी। लिम्फ का काम क्या, ट्रांसपोर्ट्स द प्लाज्मा प्रोटीन दैट सीप आउट ऑफ द कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। अब हमने क्या, प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर नहीं आती, अगर कहीं पे कुछ डैमेज हुआ हुआ है या कोई और पैथोलॉजी है जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर निकल रही हैं ब्लड कैपिलरी से, तो वो लिम्फ में आ जाएंगी फिर, और लिम्फ उनको वापस ब्लड स्ट्रीम में वापस जहाँ उनका ओरिजिनल काम होता है वहाँ उन्हें भिजवा देता है। इट आल्सो कैरीज अवे लार्जर पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड सेल डिब्रिस फ्रॉम डैमेज टिश्यूज which can then be filtered out and destroyed by the lymph nodes। ये जो लार्जर पार्टिकल्स हो गए जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, सेल डिब्रिस हो गया, इनको कलेक्ट करता है और इनको कहाँ भेजता है, लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स जो हैं ये समझ लें जैसे चेक पोस्ट होती है, ये चेक करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं जो इनके पास बैक्टीरिया या ये सेल डिब्रिस जो होता है लिम्फ में, उसको ये फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाकी जो फ्लूइड है उसको आगे हार्ट की तरफ भेज देते हैं। लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है लिम्फोसाइट्स विच सर्कुलेट इन द लिम्फेटिक सिस्टम अलाउइंग देम टू पेट्रोल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। ये लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जिनका अगेन ये लाइक आर्मी काम कर रहे होते हैं, पेट्रोल कर रहे होते हैं पूरी बॉडी में, जहाँ पे भी इन्हें फॉरेन सब्सटेंस मिले तो ये उसके खिलाफ रिएक्शन करके उसको ख़त्म करते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन फैट्स एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फेटिक्स गिव द लिम्फ अ मिल्की अपीयरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइल। ये बात कह रहे हैं, हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, तो जब फैट्स एब्जॉर्ब हों और वो फैट जब इसमें इंटर हो जाएं लिम्फ के अंदर, तो उसको हम क्या फिर बोलते हैं, काइल। इन फैट्स की वजह से उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है, मिल्की अपीयरेंस लिम्फ की। तो ये हमारे पास था लिम्फ। पहले हमने पढ़ा जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड है उसका क्या काम है और वो क्या क्या उसके अंदर होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया लिम्फ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिम्फ कैपिलरीज। These originate as blind end tubes in the interstitial spaces। interstitial spaces क्या हैं, जो सेल्स के बाहर स्पेसिस हैं उसी को हम क्या कहते हैं, interstitial spaces, जहाँ पे interstitial fluid होता है, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। और ये कैसी होती हैं, ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती हैं, इनका एक एंड बंद होता है। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज जैसे इनका स्ट्रक्चर है। ब्लड कैपिलरीज का क्या स्ट्रक्चर था, एंडोथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर थी, but their walls are more permeable to all interstitial fluid constituents including proteins and cell debris। पर इनकी walls क्या होती हैं, ज़्यादा permeable होती हैं than blood capillaries। The tiny capillaries join up to form larger lymph vessels। अब वही capillaries मिलके क्या बनाती हैं, बड़ी lymph vessels बना देंगी। Nearly all tissues have a network of lymphatic vessels। हमारी बॉडी में जितने टिश्यूज़ जितने ऑर्गन हैं सबके पास lymphatic vessels ऑलमोस्ट होता है, कुछ के पास नहीं होता। कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में नहीं है। द कॉर्निया ऑफ द आई, आई का फ्रंट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। बोन्स में नहीं होता। एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन। ये वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ये लिम्फेटिक्स का नेटवर्क जो है जो प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि अब किस में वो नहीं होता, उसमें कोई एक इसमें से लिखा हुआ होगा। तो ये यहाँ से बता रहे हैं कि ये अब हमारे पास ब्लड कैपिलरीज थी, यहाँ से फ्लूइड बाहर निकला। अब ये जो सेल्स के दरमियान स्पेसिस हैं इसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसिस। यहीं से लिम्फ कैपिलरीज ओरिजिनेट होती हैं। तो जो लिम्फ होता है, जो फ्लूइड होता है, वो इधर से इधर इंटर हो जाता है एक्स्ट्रा, जो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो जैसे वो फ्लूइड इधर इंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ।
और लिम्फ कैपिलरीज फिर मिलके बड़ी वेसल्स बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। लार्जर लिम्फ वेसल्स को अब देख लेते हैं। लिम्फ वेसल्स आर ऑफन फाउंड रनिंग अलोंगसाइड द आर्टरीज एंड वेन्स सर्विंग द एरिया। जैसे आर्टरीज एंड वेन्स जा रही है उसके साथ साथ लिम्फ वेसल्स भी जा रही होती हैं, क्योंकि हमने शुरू में कहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। देयर वॉल्स आर अबाउट द सेम थिकनेस एज दोज ऑफ स्मॉल वेन्स एंड हैव द सेम लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। जैसा वेन्स का स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम, वैसा ही हमारे पास लिम्फ वेसल्स का भी स्ट्रक्चर है। उसकी लेयर्स आपको याद हो हमने पढ़ी थी कि आउटर फिब्रस लेयर होती है, मिडल स्मूथ मसल की लेयर होती है और इलास्टिक टिश्यू की होती है और इनर जो है एंडोथीलियम की। तो सेम एज इट इज़ लिम्फ वेसल्स भी बनी हुई होती हैं। लाइक वेन्स लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमरस कप शेप्ड वॉल्व्स टू इंश्योर दैट लिम्फ फ्लोज इन ए वन वे सिस्टम टुवर्ड्स द थोरैक्स। ये इसमें वॉल्व्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर डायग्राम में दिखाए थे, जैसे वेन्स में होते हैं। इनका काम क्या होता है कि फ्लूइड एक की तरफ जाए, और वो किस तरफ जा रहा होता है, थोरैक्स की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट। देयर इज़ नो पंप लाइक द हार्ट। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो ये होता है ना कि हार्ट पंप करता है तो फ्लूइड सारी ब्लड कैपिलरीज में जाता है, पूरे उससे आर्टीरियल या वेनस सिस्टम में जाता है। तो इसमें कोई पंप नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा। फिर ये कैसे होता है, इसमें फ्लूइड मूव करता है, वो देख लेते हैं। इन्वॉल्व इन द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिम्फ बट द मसल लेयर इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज लिम्फ वेसल्स हैव एन इंट्रिंसिक एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली द लिम्फेटिक पंप। लिम्फेटिक पंप इसमें क्या है कि इसके जो वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करके लिम्फ को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास लिम्फ है, तो ये मसल्स हैं, अभी रिलैक्स हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सिक्वीज करेंगे लिम्फेटिक वेसल को, इससे क्या होगा, फ्लूइड यहाँ से निकल के आगे की तरफ जाएगा। तो इस तरह फ्लूइड जो है, या लिम्फ में कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लिम्फ इस तरह मूव करता है मसल्स की मदद से। In addition, lymph vessels are compressed by activity in adjacent structures such as contraction of muscles and the regular pulsation of large arteries। अभी वही बात बता रहे हैं कि कोई adjacent muscles अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी इसमें हेल्प करते हैं, या फिर लार्ज आर्टरीज की जो पल्सेशन होती है, वो जो पल्स बीट कर रही होती हैं, उसकी वजह से भी लिम्फ की मूवमेंट होती है। दिस मिल्किंग एक्शन, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, मिल्किंग एक्शन ऑन द लिम्फ वेसल वॉल हेल्प्स टू पुश लिम्फ along। Lymph vessels become larger as they join together, eventually forming two large ducts, the thoracic duct and the right lymphatic duct, which empty lymph into the subclavian veins। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये समझे हमारी बॉडी है। तो अब जो भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा है, एक बड़ी वेसल इस तरफ इधर से आएगी और एक इधर से आएगी। अब इस वेसल में जो राइट साइड पे है, ये सारा राइट साइड का जो ड्रेन होगा लिम्फ, वो सारा इस वेसल में एक मेन आ रहा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो यहाँ से ओपन होती है सबक्लेवियन वेन में, राइट सबक्लेवियन वेन में। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे जो डक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक डक्ट, और वो कहाँ ओपन होती है, लेफ़्ट सबक्लेवियन वेन में। तो दो मेन डक्ट्स इसकी फाइनल होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। एक थोरैसिक डक्ट है जो लेफ़्ट साइड से सारा लिम्फ को कलेक्ट करेगी, और एक हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो राइट साइड से सारे लिम्फ को कलेक्ट करेगी। और दोनों ओपन कहाँ होंगी, सबक्लेवियन वेन्स में ओपन होती हैं, राइट एंड लेफ़्ट, और वो फिर आगे आके हार्ट में ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे भी इसी तरह दिखाया जा रहा है इसी चैनल को कि फ्लूइड आया, फिर लिम्फ कैपिलरीज आई, लिम्फ नोड्स से गुजरती हैं जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय वगैरह हो जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह, फिर ये इधर जाके इस तरह ड्रेन होती हैं। एक इस साइड से ड्रेन हो रही है और एक इसी तरह इस साइड से होती है। जो राइट साइड से ड्रेन होगी वो उसमें हमारे पास क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट होगी। जो इस साइड से होगी वो हमारे पास थोरैसिक डक्ट होगी, और इस तरह फिर ये हार्ट में एंटर हो जाता है। तो अब हम इन दो डक्ट्स को पढ़ लेते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। पहला हमारे पास है थोरैसिक डक्ट। दिस डक्ट बिगिंस एट द सिस्टर्ना केलाई which is a dilated lymph channel situated in front of the bodies of the first two lumbar vertebra। वर्टिब्रा अगर आपको पता हो तो हमारे पास 33 होते हैं, लंबर 5 होते हैं। फर्स्ट टू जो लंबर वर्टिब्रा हैं उनके सामने हमारे पास एक डायलेटेड लिम्फ चैनल है जिसका नाम हमने क्या रखा है, सिस्टर्ना केलाई। वहाँ से थोरैसिक डक्ट शुरू होती है। ये मैं आपको पिक्चर से दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना केलाई। यहाँ से थोरैसिक डक्ट शुरू होगी, इस तरह ऊपर ऊपर जाएगी और ये ड्रेन कर रही होती है इस साइड से सारा लिम्फेटिक फ्लो को, और ये ओपन होती है यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। इसी तरह एक डक्ट यहाँ पे हमारे पास होगी जो क्या होगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो राइट साइड से सारा
ड्रेन कर रही होगी। दिस डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन्स इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ द नेक। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम बोथ लेग्स। अब देखें कहाँ कहाँ से ड्रेन कर रहा है, बोथ लेग से ड्रेन कर रहा है, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज से ड्रेन कर रहा है, लेफ्ट हाफ ऑफ द थोरैक्स से कर रहा है, हेड से कर रहा है, नेक से कर रहा है एंड द लेफ्ट आर्म। इन सारी जगह से जो ड्रेन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, थोरेसिक डक्ट के थ्रू। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या है, दिस इज अ डायलेटेड लिम्फ वेसल ऑफ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। थोरेसिक डक्ट की 40 थी क्योंकि वो इधर से शुरू हो रही थी, लंबर रीजन से। ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है राइट, ये बिल्कुल यहाँ छोटी सी डक्ट है, सारा ड्रेन हो रहा होता है यहाँ से आके, जहाँ वो एक कॉमन एक डक्ट में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक डक्ट। तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर की होती है। इट लाइज इन द रूट ऑफ द नेक एंड ओपन्स इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन। ये किस में ओपन होगी, राइट सबक्लेवियन वेन में। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड एंड नेक एंड राइट आर्म। इन जगहों से ये ड्रेन करती है। हाँ, इस डायग्राम में भी ऐसे ही दिखाया जा रहा है। जैसे ये हमारे पास है सिस्टर्ना किलाई, जहाँ से हमारे पास थोरेसिक डक्ट शुरू हुई थी और ये यहाँ के इधर ओपन हो रही है। अब ये देखें, ये इस जगह से भी सारा ड्रेन किधर हो रहा है, ये थोरेसिक डक्ट में, यहाँ से भी, ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर से भी आ रहा है, ये लोअर बॉडी पार्ट से भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो डक्ट शुरू होगी इसको हम क्या कहते हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो है तो ये किधर से ड्रेन कर रही है, साइड से ड्रेन कर रही है, ऊपर से इस रीजन से कर रही है, नीचे से इन रीजन से भी ये ड्रेन कर रही है। ये एक समरी है अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ने का तरीका क्या होता है कि आर्टरी से निकलेगा, वेंस में वापस जाएगा। तो जो एक्सेस रह जाता है, जो वेंस से वापस नहीं जा सकता, वो किधर इंटर हो जाता है, लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज में इंटर होगा, उस फ्लूइड को हम फिर क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। यहाँ से भी वो किधर जाता है, लार्जर लिम्फ वेसल्स में जाता है। फिर हमारे पास एफेरेंट लिम्फ वेसल्स होती हैं जो लिम्फ नोड्स की तरफ जा रही होती हैं। जैसे हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे, एफेरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ हम कह रहे हैं एफेरेंट लिम्फ। किस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि वो लिम्फ नोड्स की तरफ जा रहे हैं। फिर लिम्फ नोड्स में इनके आगे फिल्टरिंग होती है, जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद फिर वेसल्स निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इफेरेंट लिम्फ वेसल्स। वो लिम्फ नोड से निकलेंगी और उसके बाद ये डक्ट्स वगैरह बनाएंगी, ट्रंक सारी कंबाइन होंगी, अल्टीमेटली 2 लार्ज डक्ट्स बनाएंगी। एक हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो राइट साइड पे होगी, थोरेसिक डक्ट है जो लेफ्ट साइड पे होगी। ये ड्रेन करेगी किधर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और ये वाली किधर ड्रेन करेगी, राइट सबक्लेवियन वेन में। यहाँ तक कोई सवाल हो, अगर कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे लिम्फ नोड्स पढ़ते हैं। समझ आ गई सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब आ गया लिम्फ नोड्स। अभी तक हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने कैपिलरीज भी पढ़ ली, वेसल्स भी पढ़ ली, अब लिम्फ नोड्स तक हम पहुँचे कि अब लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है। लिम्फ नोड्स आर ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन्स दैट लाई ऑफन इन ग्रुप्स अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फ वेसल्स। ग्रुप्स की फॉर्म में भी होते हैं अक्सर। शक्ल इनकी कैसी हो, शेप कैसी होती है, ओवल होती है या बीन शेप्ड होते हैं। द लिम्फ ड्रेन्स थ्रू अ नंबर ऑफ नोड्स यूजुअली 8 to 10 बिफोर रिटर्निंग टू द वेनस सर्कुलेशन। जो लिम्फ है, जो फ्लूइड है, ये 8 से 10 लिम्फ नोड्स से गुजरता है और फिर हार्ट तक पहुंचता है। तो वो हर नोड जो पे वो फिल्टर होता जाता है। दीज नोड्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज, सम आर एज स्मॉल एज ए पिन हेड एंड द लार्जेस्ट आर अबाउट द साइज ऑफ एन एलिमेंट। तो इनकी साइज़ भी वेरी करते हैं। यहाँ पे बॉडी में आपको डिफरेंट जगह पे जहाँ हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पे टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, ये जो गोल गोल है ये हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं। यहाँ पे ये लिम्फ नोड्स हैं, ये इधर लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, इधर हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं। मतलब बॉडी में डिफरेंट जगहों पे लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं। अब जो लिम्फेटिक आ रहा होता है सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो आ रही होती हैं वो डिफरेंट नोड से यूँ गुजरेंगी, जहाँ पे सारे फिल्टर होते जाएंगे। मतलब लिम्फ फिल्टर होगा जो उसमें होंगे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो इसलिए इसको हर जगह पे रखा हुआ, जैसे चेक पोस्ट होती है वही समझ लें कि हर जगह जहाँ जहाँ से लिम्फ आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे ये पड़े होते हैं लिम्फ नोड्स जो बेसिकली फ़िल्टर कर रहे होते हैं लिम्फ को। अब इसका लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर ज़रा देख लेते हैं। लिम्फ नोड्स हैव एन आउटर कैप्सूल ऑफ फिब्रस टिश्यू दैट डिप्स डाउन इनटू द नोड सब्सटेंस फॉर्मिंग पार्टीशंस और ट्रेबिकुली। अब ये होता है कि ये हमारे पास अगर लिम्फ नोड होगी तो इसके बाहर एक कैप्सूल होगा और वो कैप्सूल जो होता है उसमें इस तरह पार्टीशंस की होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुली या फिर पार्टीशंस।
द मेन सब्सटेंस ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू containing many lymphocytes and macrophages। lymph nodes के अंदर प्रेजेंट क्या है, lymphocytes होते हैं और macrophages होते हैं, और इन दोनों का काम क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह या और इस तरह की जो चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय करना। as many as 4 or 5 efferent lymph vessels may enter a lymph node while only one efferent vessel carries lymph away from the node। अब नोड हमारे पास lymph nodes तो कम जगह, हर जगह तो नहीं होते, तो हो सकता है कि 4-5 हमारे पास efferent vessels आ रही हों एक ही lymph node की तरफ, और फिल्टर होके वो फिर एक ही निकलती है। एफरेंट एक होती है, एफरेंट जो है वो 4 से 5 हो सकती हैं। ईच नोड हैज़ ए कनकेव सरफेस कॉल्ड द हाइलम। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी एक कनकेव सरफेस होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम का काम क्या होता है, क्या काम होता है, जहाँ आर्टरी इंटर होती है और वेन भी इंटर होती है, या फिर एफरेंट लिम्फ वेसल जो है वो निकलती हैं। ये स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का। तो ये बाहर आपको ये कैप्सूल नज़र आ रहा है, तो कैप्सूल इस तरह अंदर की तरफ गया होता है, जो इसने यूँ पार्टीशंस बनाई होती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रेबिकुली या फिर पार्टीशंस, इस तरह। और ये हमारे पास फिर हाइलम आ जाएगा, जहाँ पे वो पोर्शन जहाँ से ये ब्लड वेसल्स वगैरह इंटर होती हैं। The large numbers of lymph nodes situated in strategic positions throughout the body are arranged in deep and superficial groups। फिर अब lymph nodes के दो ग्रुप होते हैं, कहीं पे deep होते हैं और कहीं पे ये superficial होते हैं according to the need। lymph from the head and neck passes through deep and superficial cervical nodes। अब जो head and neck के लिए हमारे पास कौन सी nodes होती हैं, cervical nodes होती हैं। और lymph from the upper limbs passes through the nodes situated in the elbow region। देन फ्रॉम द डीप एंड सुपरफिशियल एक्सिलरी नोड्स। अब जो अपर लिम्ब से आ रहे हैं वो पहले एल्बो रीजन में एक लिम्फ नोड होता है, वहाँ से गुजरते हैं, उसके बाद फिर एक्सिलरी नोड से गुजरते हैं। लिम्फ फ्रॉम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द थोरेसिक कैविटी ड्रेन्स थ्रू ग्रुप्स ऑफ नोड्स सिचुएटेड क्लोज टू द मीडियास्टिनम, लार्ज एयरवेज, एसोफेगस एंड चेस्ट वॉल। जो थोरेसिक कैविटी के रीजन के जो मतलब लिम्फ जो ड्रेन हो रहा है वो इन स्ट्रक्चर्स के पास से गुजरता है जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट पासिस थ्रू द एक्सिलरी नोड्स। ब्रेस्ट से जो लिम्फ नोड्स आ रही हैं वो भी किधर, लिम्फ वेसल्स आ रही हैं वो किधर से जाती हैं, एक्सिलरी नोड्स। हमने पीछे पढ़ा है ये जो एल्बो रीजन से आ रहे हैं या अपर लिम्फ से आ रहे हैं, ये भी किधर से जाते हैं, एक्सिलरी नोड्स से। लिम्फ फ्रॉम द पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज पासिस थ्रू मैनी लिम्फ नोड्स बिफोर एंटरिंग द सिस्टर्ना केलाई। सिस्टर्ना केलाई जहाँ से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो रही थी, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज़ के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अल्टीमेटली यहाँ ड्रेन हो जाते हैं। The abdominal and pelvic nodes are situated mainly in association with the blood vessels supplying the organs and close to the main arteries, for example aorta and the external internal iliac arteries। ये वही बात बता रहा है कि इन स्ट्रक्चर्स के साथ साथ होती हैं एब्डोमिनल और लिम्फ नोड्स में लिम्फ वेसल्स। द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्स ड्रेन थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल नोड्स इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ नोड्स बिहाइंड द नी। अब जो लोअर लिम्ब से आ रहे हैं वो पहले नी के बिहाइंड पे लिम्फ नोड्स पे पड़े हुए, वहाँ से गुजरेंगे, उसके बाद फिर इन द ग्रोन रीजन में जो हमारे पास होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्यूनल नोड्स, वहाँ से ये गुजरते हैं। ये यहाँ पे भी आपको डिफरेंट लिम्फ नोड्स दिखाए जा रहे हैं। ये जो इधर हैं इस ट्रैक में होते हैं इंटेस्टाइन वगैरह के लेवल पे, ये जो नीचे हैं लोअर लिम्ब पे, ये जो लीवर के इर्द गिर्द लिम्फेटिक्स हैं, ये सारे जो एब्डोमिनल वाले हैं कहाँ अल्टीमेटली ड्रेन हो रहे होते हैं, सिस्टर्ना केलाई। जो नीचे लोअर लिम्ब से आ रहे हैं ये भी सिस्टर्ना केलाई में ही आ रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आया है सप्लीन। सप्लीन का क्या काम है, द सप्लीन कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड इज़ द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अंदर होता क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं और रेटिकुलर टिश्यू होते हैं। द सप्लीन लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायाफ्राम। अगर आपको याद हो तो हमने एब्डोमिनल कैविटी की जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो ये 9 पार्ट्स किए थे इस तरह। तो जो हमारे पास ये है सप्लीन, ये किधर आता है, इस रीजन में आता है जो यहाँ होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये सप्लीन बेसिकली पड़ा हुआ है, किधर होता है, स्टमक के पीछे होता है और डायफ्राम के भी पीछे होता है। डायफ्राम और स्टमक के बीच में होगा, मतलब ऐसे होगा कि ये हमारे पास स्टमक है, फिर हमारे पास सप्लीन होगा और इसके पीछे फिर डायफ्राम होगा, इस तरह वो जो मसल होता है ब्रीदिंग में जो यूज़ होता है।
It is purplish in color and varies in size in different individuals, but is usually about 12 cm long, 7 cm wide and 2.5 cm thick. और इसका वेट कितना होता है? 200 ग्राम. फिर हम देखते हैं कि ऑर्गन्स कौन से एसोसिएटेड हैं लिम्फ के साथ. तो सुपेरियरली एंड पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है? डायाफ्राम होता है. यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास है सप्लीन, और इसके पीछे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा हमारे पास क्या है? डायाफ्राम मसल है. तो डायाफ्राम मसल इसके पीछे भी होगा और इसके ऊपर भी होगा. इन्फीरियरली अगर बात करें तो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आता है. इन्फीरियरली अगर हम देखें तो इसके नीचे ये हमारे पास आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर. एंटेरली अगर हम देखें इसके आगे, अभी हमने बताया कि ये स्टमक और डायफ्राम के दरमियान में होता है, तो इसके आगे हमारे पास क्या होगा? स्टमक होगा. और स्टमक का कौन सा पार्ट होगा? फंडस. फंडस कौन सा पार्ट होता है? सेंट्रल पार्ट. हमने फंडस के 3 पार्ट्स यूँ पढ़े थे, तो ये जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है फंडस वो इधर सामने होता है. उसके बाद मीडियली अगर देखा जाए तो पेंक्रियाज एंड द लेफ्ट किडनी आता है. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सप्लीन के इस तरफ हमारे पास क्या है? ये पेंक्रियाज है, और यहाँ क्या है? लेफ़्ट किडनी. मीडियल होता है जो इसके अंदर वाली साइड पे हो, तो वो लेफ़्ट किडनी एंड पेंक्रियाज आ गया. लेटरली देखा जाए तो सेपरेटेड फ्रॉम द 9th, 10th एंड 11th रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम. लेटरली ये होता है कि इसके आगे पीछे रिब्स होती हैं इधर, तो डायफ्राम ने इसको रिब्स से में जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उससे सेपरेट किया होता है. तो इस तरह ये स्ट्रक्चर्स हैं जो इसके आगे पीछे होते हैं. सुपेरियरली एंड पोस्टीरियरली हमारे पास क्या था? डायफ्राम था. इन्फीरियरली हमारे पास आ गया लार्ज इंटेस्टाइन, और एंटीरियरली आ गया फंडस ऑफ द स्टमक. मिडियली आ गया पेंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी. लेटरली हमारे पास आ गया ये इंटरकोस्टल मसल से इसको सेपरेट किया होता है डायफ्राम ने, और रिब्स से सेपरेटेड होता है. अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सप्लीन का. द सप्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप विद द हाइलम ऑन द लोअर बॉर्डर एंड लोअर मीडियल बॉर्डर. अब इसमें भी हमारे पास क्या है? हाइलम है. द इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम. पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल कैविटीज़ को जिसने कवर किया होता है उसने इसको भी कवर किया हुआ है. इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए फिब्रोइलास्टिक कैप्सूल दैट डिप्स इनटू द ऑर्गन फॉर्मिंग ट्रेबिकुली. जैसे भी हमने ऊपर ट्रेबिकुली पढ़ा, इसमें भी ट्रेबिकुली होता है. The cellular material consisting of lymphocytes and macrophages is called the splenic pulp and lies between the trabeculae. In trabeculae जो अभी आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ, इसमें जहाँ पे हमारे पास lymphocytes and macrophages पड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? splenic pulp. Red pulp is a part suffused with blood. फिर जिस हिस्से में ब्लड होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेड पल्प. और वाइट पल्प हम किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं. लिम्फेटिक टिश्यूज़ में हमारे पास क्या होंगे? लिम्फोसाइट्स होंगे और मैक्रोफेजेस होंगे. तो हमारे पास एक पहले हमने बात की कि जहाँ लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं उसको हम, उसके सेलुलर मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं? सप्लिनिक पल्प. फिर जिस पार्ट में ब्लड आ रहा है उसको रेड पल्प बोलते हैं, और जिसमें ये लिम्फेटिक टिश्यू हो उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट पल्प. और बाहर इसमें क्या होता है? कैप्सूल होता है जो ट्रेबिकुली बना रहा होता है. अब इसको डायग्राम से देखते हैं. ये स्ट्रक्चर है सप्लीन का. तो इसी तरह ये देखें, ये बाहर ये कैप्सूल है. कैप्सूल ने इसी तरह पार्टीशंस बनाई हुई हैं जिसको हमने क्या बोला है? ट्रेबिकुला. इस तरह. और यहाँ जहाँ आर्टरी वेन इंटर हो रही है यहाँ इसका हाइलम है जिस पोर्शन से इंटर हो रहे हैं. और उसके बाद यहाँ जहाँ पे ब्लड है उसको हमने क्या बोला है? रेड पल्प. और जहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट पल्प. द स्ट्रक्चर्स एंटरिंग एंड लीविंग द सप्लीन एट द हाइलम. अभी हमने कहा कि ये पोर्शन हाइलम होता है ना, तो यहाँ से कौन से स्ट्रक्चर पास आउट करते हैं? यहाँ तो सिर्फ आर्टरी एंड वेन बने, और भी स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं. सप्लीनिक आर्टरी अ ब्रांच ऑफ द सिलिक आर्टरी. सप्लीनिक वेन अ ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन. लिम्फ वेसल्स एफरेंट सिर्फ जाएंगी. नर्व्स. Blood passing through the spleen flows in sinusoids which have distinct pores between the endothelial cells allowing it to come into close association with the splenic pulp. ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है उसमें भी हमारे पास साइनोसाइड्स होते हैं. साइनोसाइड्स आपको पता है वो कैपिलरीज होती हैं जिनकी वॉल इनकम्प्लीट होती हैं, तो वहाँ पे फिर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस इजीली हो सकता है. नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन है वो क्या है? थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड हमने वैसे एंडोक्राइन में भी इसको डिस्कस किया था. द थाइमस ग्लैंड लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ द मीडियास्टिनम बिहाइंड द स्टर्नम एंड एक्सटेंड्स अपवर्ड इनटू द रूट ऑफ द नेक. ये किधर होता है? मीडियास्टिनम में होता है.
वेट इसका कितना है 10 to 15 ग्राम एट बर्थ है। प्यूबर्टी तक ये ग्रो करेगा, उसके बाद फिर ये एट्रोफी होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम वेट भी प्यूबर्टी तक इसका 30 से 40 ग्राम होता है। उसके बाद जब आप मिडिल एज तक पहुंचते हैं तो दोबारा अपने बर्थ वेट पे 10 से 15 ग्राम तक पहुंच जाता है। ये भी डायग्राम मैंने आपको पहले दिखाई हुई है। ये हमारे पास थाइमस ग्लैंड होता है जो दोनों लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। दो इसके लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गन्स कौन से एसोसिएटेड हैं इसके थाइमस के आगे पीछे। एंटेरली, स्टर्नम एंड अपर 4 कोस्टल कार्टिलेजेस। एंटेरली इसमें ये होता है कि इसके सामने एक बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम होगा और 4 कार्टिलेजेस होंगी। पोस्टेरली अगर देखा जाए तो एयोटिक आर्च होगा, उसकी ब्रांचेस होंगी, ब्रांकियोसेफेलिक वेन्स होंगी, ट्रकिया होगा। पोस्टेरली अगर देखा जाए तो ये आपको एयोटिक आर्च मिलेगा और उसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह मिलती हैं और पीछे ट्रकिया भी इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। लेटरली देखा जाए तो लंग्स, साइडों पे देखेंगे तो लंग्स पड़े होते हैं। सुपेरली देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स इन द रूट ऑफ द नेक, जो नेक के स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लैरिंग्स वगैरह हो गया तो ये इसके ऊपर होते हैं। और इन्फीरियरली इसमें क्या होता है, हार्ट होता है। ये तो आसान था कि डायग्राम में सारे स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, वही 2 लोब्स होते हैं थाइमस के जो जॉइन किसे हुए हैं एरोलर टिश्यू से। द लोब्स आर इनक्लोज बाय फिब्रस कैप्सूल। इसके इर्द गिर्द क्या है, फिब्रस कैप्सूल है दैट डिप्स इनटू देयर सब्सटेंसेस डिवाइडिंग देम इनटू लोब्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ एन इरेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह बनाए होते हैं उन्होंने, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड इसको किया हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं लोब्यूल। उसके बाद लास्ट हमारे पास है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू जिसे हम क्या कहते हैं MALT। ये SAQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ आपको सवाल आ सकता है राइट ए नोट ऑन MALT। थ्रू आउट द बॉडी, throughout the body at strategically placed locations are collections of lymphoid tissue which unlike the spleen and thymus are not enclosed within a capsule। स्प्लीन और थाइमस में हमने पढ़ा है कि इनके इर्द गिर्द वो होता है कैप्सूल होता है। तो कुछ और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू के बने होते हैं, उनके आगे पीछे ये जो है कैप्सूल नहीं होता, उन्हें हम क्या कह रहे हैं MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। दे कंटेन B and T lymphocytes। लिम्फोसाइट्स की 2 टाइप्स होती हैं विच हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बोन मैरो एंड द थाइमस एंड आर इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वेडर्स। लिम्फोसाइट्स इनके अंदर होंगे MALT के अंदर, कहाँ से आए होते हैं, थाइमस से आए होते हैं और बोन मैरो से आए होते हैं, जिनका काम किया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वेडर्स। हाउएवर एज दे हैव नो एफिरेंट lymphatic vessels they do not filter lymph and are therefore not exposed to disease spread by lymph। अब इसमें ये होता है कि इन्हें कोई lymphatic drainage नहीं मिल रहा, कोई lymphatic vessel इसकी तरफ नहीं आ रही होती, तो इस वजह से कोई ऐसा डिजीज़ जो lymphatic vessels को ख़राब करे या डिस्ट्रॉय करे वो इनको हर्ट नहीं करता। MALT इज़ फाउंड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। ये कहाँ होते हैं, GIT में होते हैं, इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी होते हैं एंड इन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी एक्सपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एक्सपोज है वहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। और इनके अंदर है क्या, होता क्या है, B and T लिम्फोसाइट्स होते हैं, काम किया है अर्ली डिटेक्शन ऑफ इन्वेडर्स। द मेन ग्रुप्स ऑफ MALT आर द टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स एक मेन इसकी टाइप है और दूसरी हमारे पास है एग्रीगेटेड लिम्फॉइड फॉलिकल्स जिसे हम क्या कहते हैं पेयर पैचेस। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इधर टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं, ब्रोंकस लेवल पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स पैचेस जो हैं वो इधर होते हैं इंटेस्टाइन वगैरह के लेवल पे, और नीचे फिर यूरिनो जेनिटल लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। ये सारे किसकी एग्जांपल हैं, MALT की। टॉन्सिल्स की बात की जाए तो दीज आर लोकेटेड इन द माउथ एंड थ्रॉट एंड विल देयरफॉर डिस्ट्रॉय स्वैलोड एंड इनहेल्ड एंटीजेंस। माउथ और थ्रॉट में होते हैं, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ा था, और जो भी आप कुछ भी इनहेल करते हैं या स्वेलो करते हैं तो वहीं पे ही एंटीजेंस को मार देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ये पेयर्स पैचेस या एग्रीगेटेड लिम्फॉइड फॉलिकल्स। तो दीज लार्ज कलेक्शंस ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटरसेप्ट स्वेल्ड एंटीजेंस। जो एंटीजेंस स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाइए उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेक्चर हो गया आपका कंप्लीट। अब जो सवाल है पूछिए।